किया जाए देश के संकट के समय भी वो स्वप्रेरणा व विवेक से समाज को उचित नेतृत्व प्रदान करे। अब उस समय अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो ये विडंबना ही कही जा सकी या बुद्धिजीवी वर्ग एक जाति विशेष के पुरोहित वर्ग जिसे ब्राह्मण जाति कहा जाता है उसका दूसरा नाम है। यह भी भारत में बुद्धिजीवी वर्ग वही सिर्फ एक ब्राह्मण जाति का सिमट कर रह गया। अब उनके ऊपर ये दायित्व बनता है, समाज की जिम्मेदारी बनती है, समाज के जो एक सामाजिक व्यवस्था का जो एक वर्टिकल व्यवस्था बना दे उसके आप टापू में बैठे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के बाकी जो लोग की समस्याएं हैं आप उसको निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि व्यवस्था तभी खत्म होगी जब आप लोग ऐसे विचार विमर्श करेंगे तब। अब बात करते हैं हिंदू धर्मशास्त्र तर्क और विवेक और नैतिकता से दूर क्यों। कोई हिंदू अपनी तर्क शक्ति के अनुसार चलने के लिए आजाद है? तो प्रश्न आएगा कि नहीं, आजाद नहीं है। इसके पहले हमने आपको जात पात तोडा मंडल द्वारा जो बाबा साहब के भाषण अध्यक्षीय भाषण के लिए नियुक्त किया गया था उसके लिए हमने बता दिया कि जो वास्तविकता थी उन्होंने तर्क के आधार पर खरा उतारने के बाद कि जो आपने ये व्यवस्था स्थापित की गई है तो किस आधार पर स्थापित की गई, क्या ये विचार करने के लिए सोचने के लिए आप विवश हैं या हमको आजादी करने के लिए आजाद करने के लिए चाहते देते हैं आजादी? तो खुद ही वहां पे उसका प्रश्न खड़ा हो जाता है कि बिल्कुल नहीं है। जाति व वर्ण पर विचार की अनुमति नहीं, जाति व वर्ण पर विचार करने की अनुमति नहीं। जो भी व्यवस्था उस समय जाति के आधार पे काम दे दिया गया था, वर्ण के आधार पे विभाजित की था, अगर उसमें आप जरा भी काम करते हो विचार करने के लिए उन्माद होते हो तो आपको एकदम दबा दिया जाता था, आपके विचारों को एकदम विकृत कर दिया जाता था। जिस तरीके से चित्र के माध्यम से देख लें कि उस समय तो कहा जाता था कि हम हिंदुओं को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ लिख दिखेगा शूद्र मंदिर में प्रवेश न करे। तो आप हिंदू की बात करते हो, किस हिंदू की बात करते हो? उस हिंदू की बात करते हो जिसे सार्वजनिक स्थल पर जाने के लिए आप रोकते हो, उस हिंदू की बात करते हो जिसे सार्वजनिक स्थल का जो पानी है पानी पीने के रोकते हैं, उस हिंदू की बात करते हो जिस हिंदू को जो उसके मानवीय अधिकार है, जो उसके सामाजिक अधिकार है उससे आप रोकते हैं। उस हिंदू की बात करते हो जिसको एक सार्वजनिक सड़क पर चलने के लिए आप रोकते हैं, किस हिंदू की बात करते हैं? ऐसे विचार करने के लिए उस समय अनुमति, ऐसा विचार करने के लिए अभिव्यक्ति लोगों के पास नहीं थी कि आपको जो हमारी व्यवस्था स्थापित हो गई है उसके अनुसार आपको चलना होगा। अब धर्म शास्त्रों में सुधार की जरूरत क्यों? हिंदू धर्म क्या है? बेसिकली जब हम अभी तक इसके पहले तक जो पढ़ा होगा कि अब कंक्लूजन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसका आधार मूलाधार क्या था तो देखेंगे धर्म ग्रंथ इसका पूर्णतः जिम्मेदार दिखाई देता है अभी तक। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हिंदू धर्म क्या है, क्या यह सिद्धांतों का समूह है या नियमों कानूनों का संग्रह? अगर नियम तो यहाँ पे जितने भी उस समय जात पात तोड़मल जो कि हिंदू के एक विकृत रूप जो हो रहा था उसको समकृत करना चाहते, समग्र जोड़ना चाहते, तो इस जवाब देने से पीछे हट जाते थे। उनको ये पता ही नहीं कि जो हमारा ये धर्म है क्या है, सिद्धांत है या फिर नियम है। अगर सिद्धांत है तो बेसिकली सिद्धांत तो यूनिवर्सल होता है, ट्रुथ होता है। अगर कानून है तो सभी के लिए कानून नियम समाहित होगा, सभी के लिए समान बनाया जाएगा। जिस प्रकार से अगर हम नियम कानून की बात करें तो समाज की जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी सभी के लिए समान होने चाहिए थे, तो बेसिकली वो नियम ऐसा है ही नहीं। सभी वर्गों के लिए, यहाँ पे मिस प्रिंट टाइपिंग है थोड़ा सा, वर्गों के लिए समान नहीं है, सभी वर्गों के लिए समान नियम नहीं है। तो सभी वर्गों के लिए समान नहीं है, सभी व्यक्तियों के मन की खुशी एक जैसी नहीं रहती। तो आपने जिस तरीके से एक हायरार्की बना दिया है उसमें तो सबके लिए तो व्यवस्था नहीं थी ऐसी कि आप अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करें, अपने विचार व्यक्त करें, अपना एक सार्वजनिक स्थल पे, तो आपने सबको बांध के रखा था। तो इसलिए इस पूरे धर्म ग्रंथ में सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर सिद्धांत और नियम कानूनों के संदर्भ में फिर से बात करते हैं तो सिद्धांत बेसिकली कौन से होते हैं? अब जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो क्या है वो सिद्धांत है। सिद्धांत तो चाहे अमेरिका में इम्प्लीमेंट करिए चाहे इंडिया के किसी कोने में, उसका रिजल्ट परिणाम एक ही आएगा। और नियम कानून तो जिस तरीके से हमारे इस समय एक विधि विधान द्वारा स्थापित संविधान है वो सभी के लिए सभी के नियम का वकालत करता है, किसी एक विशेष धर्म के, किसी विशेष जाति के, किसी विशेष एक धर्म के लिए नहीं, क्योंकि उसकी संविधान की जो आत्मा कही जाती प्रस्तावना कि हम भारत के लोग मतलब समाहित हो गया
न किसी धर्म की बात की जा रही, किसी मजहब की। लेकिन आज भी तथाकथित लोग, ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग भारत को एक ऐसे शब्द से संबोधित करते, हिंदुस्तान। बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा हिंदू शब्द किसके लिए, कहाँ से उत्पत्ति हुआ, उसका कोई आधार नहीं है ना आपके, अगर आप धर्म ग्रंथों का आधार मानते हैं तब भी हिंदू जैसे कोई शब्द नहीं था, न संविधान किसी भी आर्टिकल के उपबंध में इस तरीके से व्याख्या नहीं की गई हम हिंदुस्तान के लोग हैं। तो बेसिकली है क्या, हम भारत के लोग। तो ये जो बीमारी से हम जो संघर्ष करना है, जिस बीमारी से हमको जूझना है, जिस बीमारी को न तोड़ के किनारे लगाना है, तो उसके लिए छोटी छोटी बीमारियों को हमें पता कराना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे शरीर के सीबीसी होती है, पूरे शरीर की टेस्टिंग होती है, उसी तरीके से जिस प्रकार से हम जाति विनाश की बात करते हैं, तो जाति विनाश के लिए एक छोटे छोटे शब्दों को, एक छोटे छोटे अर्थों को, इस एक एक भावनाओं को हमें पकड़ के चलना होगा। तो इसलिए अगर सिद्धांत है तो सभी के लिए यूनिवर्सल होना चाहिए, अगर सिद्धांत नहीं तो अगर नियम है तो नियम सभी के लिए होना चाहिए। इस पर जात पात तोड़ा मनलन और हिंदू के जो धर्म के जिम्मेदार लोग हैं उनको विचार करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं धर्म और पुरोहित का नया रूप क्या हो। नियमों के धर्म स्थान पर सिद्धांतों का धर्म स्थापित हो। जैसे एक स्टेटमेंट भी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी विशिष्ट व्यक्ति, जात या धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई तो उस विचारधारा से है जो इंसान को इंसान नहीं समझता, ऊंच नीच, काले गोरे, अमीर गरीब को भेद करती है। यानी नियमों के धर्म, अब आगे देखते हैं इधर कि नियमों के धर्म स्थान पर सिद्धांतों का धर्म स्थापित हो। ऐसा नियम के आधार पर, तो नियम तो आप बेसिकली आपका तो आधार बना नहीं पाया कि सबको एक साथ जोड़ सके, समाज का एक समग्र विकास हो सके, समाज को सभी के एक धागे में पिरोया जा सके, तो नियम तो आपका फेल है। तो आप ऐसे सिद्धांत अपनाइए जो कि ऐसे सिद्धांत हो जबकि यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल जब होगा तो जाहिर सी बात है दूसरी जगह अगर इम्प्लीमेंट होगा तो जाहिर सी बात है आपके देश के अंदर एक सीमा के अंदर वो स्थापित हो जाएगा। तो ऐसे धर्म ग्रंथ स्थापित होने चाहिए। फिर उन्होंने कहते क्या है कि मेरे विचार में धर्म सुधार के मुख्य बातें क्या है। ऐसे आसानी से तो परिवर्तन हो नहीं जाएगा, तो विचार रखते हैं कि हिंदू धर्म एक और सिर्फ एक ही प्रमाणिक ग्रंथ होना चाहिए। यानी हिंदू धर्म अगर है, बेसिकली आप तो अगर इसके बारे में अभी बात थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। बेसिकली बाबा साहब ने कहा था कि मेरा हिंदू धर्म या हिंदू सभा के संदर्भ में मेरा अंतिम भाषण होगा। तो यहाँ आप लोगों के दिमाग में जिज्ञासाएं होनी चाहिए कि बाबा साहब इस तरीके से क्यों कहते थे कि वो धर्म ग्रंथ की भी बात करते थे, फिर भी वो बौद्ध धर्म में अपना लेते हैं। लेकिन वो बेसिकली यहाँ इनके मकसद नहीं था यहाँ जाने पे, लेकिन वो लोग एकदम उतावले हो गए थे कि नहीं हमको जाना है। इसके पीछे का कारण जब देखें किस किस लिए गए थे, कि जब एक थोड़ी सी कहानी बताना चाहेंगे कि बाबा साहब उस समय अमृतसर में गए हुए थे। अमृतसर में एक सिख समुदाय में सम्मेलन में भाग लिए थे। तो हिंदू समाज के जो लोग थे, पुरोर योद्धा, जो राजनीति के बहुत बड़े ठेकेदार थे उस समय, अपने स्वार्थों के उभर निकल नहीं पा रहे, तो उनको लगा कि बाबा साहब उस समय तो एक बहुत ही आदर्श स्वरूप स्थापित हो चुके थे। समाज कैसे जो प्रबुद्ध डिप्रेस क्लास था उनके एक आइडियल्स हो चुके थे। अगर बाबा साहब सिख धर्म में चले जाते हैं तो हमारे लिए तो समस्याएं हो जाएगी, सब हिंदू धर्म हमारा विकृत हो जाएगा। तो जिस राजनीतिक एजेंडा के लिए हम काम करना चाहते उसमें विफल हो जाएंगे। तो बाबा साहब के सामने जैसे एक होता नहीं, क्या कहते हैं, कुत्ते को एक टुकड़ी रोटी भेजी जाती है, सोचे होंगे इनको एक टुकड़ी भेजो, इनको बुलाओ, अगर कि आपका जो मकसद है वो मकसद हमारा भी है। तो वो जात पात तोंडन वाले इस तरीके से कार्यक्रम सम्मेलन आयोजन करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं कि ऐसा है कि हमारा थीम रखते हैं कि जात का विनाश कैसे हो। क्योंकि बाबा साहब यही चाह रहे थे कि जो हिंदू धर्म में विकृत है उसको कैसे समग्र किया जाए। तो ये षड्यंत्र रचते हैं कि बाबा साहब को बुलाते हैं कि देखिए आपका जो मकसद है हमारा मकसद है, उसी संदर्भ में अपना पूरा भाषण जब तैयार करते हैं, जब देते हैं तो उनके एकदम नाकवार गुजरता है और पूरे बैकफुट में चले जाते। उसी संदर्भ में कहते हैं अगर आप लोग चाहते हो कि आपका हिंदू धर्म बना रहे तो ऐसा धर्म ग्रंथ हो जो मानक हो, सभी के लिए समान आधार स्थापित करे। फिर आगे है पुरोहित पेशा में किसी एक विशेष वंश परंपरा का न होकर होकर सभी हिंदू का अधिकार हो। अगर आप हिंदू की बात करते हो, बेसिकली जब हिंदू की बात करते हो तो फिर हिंदू का सभी वर्ग विशेष, जाति विशेष जैसा कोई शब्द आपके वंश पर जैसा कोई विभेद नहीं होना चाहिए। वहाँ कोई भी व्यक्ति योग्यता के आधार पे बनना चाहिए। पुरोहित जो सरकार का कर्मचारी होना चाहिए, उस समय रिकमेंडेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि अगर इस तरीके से आपको हिंदू को विकृत स्वरूप नहीं देखना चाहते तो जो पुरोहित वर्ग है
जो धर्म के या हिंदू धर्म के या हिंदू ग्रंथ धर्मशास्त्र के ठेकेदार है, उसको किसी एक विशेष वर्ण से, विशेष जाति से बांध के नहीं देखना चाहिए। फिर उसके लिए एक सरकार का जो कर्मचारी जो है वो निर्धारित होना चाहिए। साथ ही साथ इंडियन सिविल सर्विसेज अफसरों की तरफ पुरोहितों की संख्या भी सरकार द्वारा जरूरत के अनुसार तय कर सीमित होनी चाहिए। जो एक संख्या निर्धारित होती है किसी इस तरीके से, अभी एक जिला की एक ही मुखिया होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तहसील स्तर पे एक डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, तो उसी तरीके से एक स्थापित होना चाहिए कि जहाँ जितने लोगों की आवश्यकता है उसी को रहना चाहिए, और अन्यथा ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होना चाहिए। अब देखते हैं अगला कि धर्म का नया सैद्धांतिक आधार। उनका मानना था कि धर्म का जो नया सैद्धांतिक आधार हो वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के अनुरूप हो। यानी धर्म का ऐसा नया स्वरूप जो सुझा रहे थे कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस प्रकार से मुझे मेरे अध्यक्षीय भाषण के लिए मुझे काट छाट करने के लिए विवश करना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ नहीं, मेरे आने वाले या मेरे जैसे किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। समानता, जब स्वतंत्रता आएगी तो समानता स्वाभाविक है, उसको आप स्थापित करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बंधुत्व यानी भाईचारा के अनुरूप होना चाहिए। अगर ऐसा कोई धर्म ग्रंथ है तब उसको मैं सहज स्वीकार करता हूँ। इसी के आधार पर ये बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, क्योंकि बेसिकली कई धर्मों का अध्ययन करने के बाद करीब 15-20 सालों तक तो यही स्थापित कोशिश कर रहे थे कि कौन सा धर्म ऐसा आधार है जहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे का एक आधारभूत स्तंभ दिखाई दे, तो कहीं नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए बौद्ध धर्म में ये सारी व्यवस्थाएं स्थापित थी, वो इसीलिए बौद्ध धर्म में वो पलायन किए थे और बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। आगे देखते हैं कि हिंदुओं को विचार करने लायक कुछ सवाल। वो कहते हैं बाबा साहब कि जो आपने इस समाज को, विकृत को एक धागे में पिरोने की बात करते हैं, तो आप पहले इस पे कुछ विचार करिए। क्या यह जानने की कोशिश करना जरूरी नहीं है कि किस प्रकार की आस्था, व्यवहार, स्वभाव, विचार, नैतिकता और जीवन के जरिए से मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो? वो बताते हैं कि ऐसा आप क्यों स्वरूप नहीं स्थापित करते हैं जो सभी के लिए कल्याणकारी हो? अगर सभी के लिए कल्याणकारी नहीं स्थापित हो सकता है तो ऐसे धर्म ग्रंथ, ऐसी व्यवस्था, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत किसी काम के नहीं, जो मानव के साथ मानव जैसा, मानवता जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। आगे देखते हैं कि हिंदू समाज को विचार करना चाहिए क्या उन्हें अपनी सामाजिक परंपरा के विरासत आगे पीढ़ी को सौंपना चाहिए। वही बात का बताते हैं कि क्या जो इस समय की व्यवस्था है वो परंपरा है, क्या आने वाली आप पीढ़ी को ये सौंपना चाहते हैं? जिस प्रकार से आपका धर्म ग्रंथ, आपका धर्म, आपका धर्मशास्त्र नैतिकता और विवेक से दूर है, क्या आने वाली पीढ़ी को आप रूबरू ऐसा सौंपना चाहते हैं? अगर आप ऐसा ही सौंपना चाहते हैं तो आप किस राजनीतिक एजेंडे के माध्यम से देश का, समाज का विकास करने की ओर उन्मुख हैं? क्योंकि आपका जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल रूल्स है आपके, वो तो वर्तमान में ही नहीं प्रासंगिक हो रहे हैं, तो आने वाले पीढ़ी के लिए क्या संभव हो सकेंगे? तो आप ऐसी व्यवस्था स्थापित करके देखिए, क्योंकि वो आने वाला कल वर्तमान के परिस्थितियों के, वर्तमान के चैलेंज के लिए स्वीकार किया जाएगा, उसके हिसाब से हमको लड़ना होगा। तो हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। फिर आगे बात करते हैं कि हिंदू समाज यह विचार करे कि क्या उन्हें अपने आदर्श बताने वाले पुराने समय को पूजना बंद कर देना चाहिए। क्या जो उस समय के हमारे धर्म ग्रंथ थे, जो हमारे आदर्श थे, जो हमारे पुरोहित वर्ग थे, उनके द्वारा जो बातें हमें बताई जा रही थी, विचार करने के लिए उत्साहित किया जा रहा था, क्या वो चीजें ऐसी हैं जो आगे भी हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए प्रासंगिक होगी? तो उसका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए उस व्यवस्थाओं को वहीं खत्म करना होगा, तभी हम एक समग्र राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ सकते हैं। हिंदुओं को विचार करना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है। वो बात बताते हैं बाबा साहब कि देखिए, संसार भारत ही नहीं, देश नहीं, परिवेश नहीं, परिवार ही नहीं, पूरा एक समग्र ग्लोबलाइजेशन स्तर पे अगर आप देखोगे पूरा संसार परिवर्तनशील है। पल दल पल, अभी 10 बजे हैं, फिर 11 बजेंगे। अभी एक घर के परिवार के सदस्यों की संख्या 1 है, फिर 2 होंगे। अभी आपने अगर आप डायनेमिक गतिशील हैं तो 1 किलोमीटर चलें, अगली यात्रा 2 किलोमीटर चलते हैं। तो ये सारी चीजें जो भौतिक है, अभौतिक है, ये सारी चीजें गतिशील है, डायनेमिक्स हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हो जो आपकी सामाजिक व्यवस्था है ये परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए? मैं इसलिए कहता हूँ कि जो आपकी व्यवस्था है वो परिवर्तनशील ही क्या, वो
परिवर्तनशील जैसे कोई शब्द उसमें दिखते ही नहीं है। वो सिर्फ इस सड़ी गली ऐसी व्यवस्था है जो परिवर्तन की ओर तो जा ही नहीं सकते, परिवर्तनशील की तो बात ही छोड़िए। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए आपको कि संसार के साथ परिवर्तनशील हो सके। और जो हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, विश्व एक हमारा परिवार है। आप विश्व एक परिवार के छोड़िए, आप तो अपने एक वर्ण के अलावा दूसरे को मानने के लिए स्वीकार नहीं है। उसका ब्राह्मण वर्ग क्षत्रिय को स्वीकार करने के लिए सहज नहीं स्वीकार करता है, क्षत्रिय वैश्य को स्वीकार करने के लिए स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद शूद्र के लिए तो शूद्र अति शूद्रों के लिए तो ऐसी व्यवस्था ही स्थापित कर देते हो, बेचारे अपने ही जो उनकी बायोलॉजिकल नीड्स है उसी में संघर्ष करते रहते हैं। अब आप सोचिए, जब हमारा जो एक समाज है, जो हमारी एक वर्ण व्यवस्था आपने स्थापित कर दी, उसी को आप एक परिवार नहीं समझ पा रहे हो, तो वसुधैव कुटुंबकम की जैसे बात करते हो, ये बहुत ही अतिशोक्ति लगती है, अप्रासंगिक लगती है, अव्यवहारिक लगती है, अवैज्ञानिक लगती है। इस पे आपको विचार करना की आवश्यकता है। अब आगे देखते हैं कि जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत। मेरे विचारों से गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। कह रहे हैं कि बाबा साहब की अभी तक जो भी मैंने विचार आपको सुझाया है उस पर आपको विचार करना होगा, अमल करना होगा। इसके पहले तक जो भी मैंने बात आपको बताई है उसका पूरा क्रमवार तरीके से जब आप समझेंगे, देखेंगे, तो चीजें स्थापित होगी। क्या हमने किसके बारे में क्या बताया, वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे आपके धर्म ग्रंथ के सौदागर हो, चाहे राजनीतिक एजेंडे को राजनीतिक पहलू से समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सभी के लिए जो मैंने विचार सुझाया है उसको आप गहराइयों से चिंतन मनन करने की कोशिश करिए। तो इसीलिए मैंने आपसे भी शुरू से कहा कि जिस बीमारी से हम संघर्ष कर रहे हैं, बीमारी बेसिकली अभी एक हफ्ते की नहीं है, ये बीमारी हजारों हजारों साल की है। इसीलिए आपको चिंतन मनन करना होगा, सोचना होगा, विचारना होगा, वो निर्णय लेना होगा कि कैसे आगे का समाज, आगे का देश, आगे का परिदृश्य कैसा हम स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली हम लोग एमएड करने चले यहाँ पे आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि एमएड लेवल पे जो हमको समझाया जाता है, जो बुझाया जाता है, जो दिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है, इस बात की वकालत होती है, इस बात का न्याय किया जाता है कि आप घर से सिर्फ आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मदद करके तो भेज दिया गया, लेकिन जो आपको बताया जाता है क्या आपके घर वाले इससे इसको जानते हैं, तो ये चीजें आपको ये बात स्थापित करनी होगी कि जो चीजें वो स्थापित कर दी उसमें आपको संशोधन करना अति आवश्यक है। क्योंकि आप एक गतिशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं, उस तरीके से सोचना होगा हमें। मेरे ढंग से नहीं तो आपको अपने ढंग से जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब भी कहते हैं कि मैं तो जितना था मेरा प्रयास था, तक प्रयास मैंने किया। इसके अलावा आपको ये पूरी जरूरत समझ में आती है कि विचार विमर्श करिएगा। मुझे लगता है अगर आप खुले मन से, खुले मस्तिष्क से विचार करेंगे तो स्वाभाविक है उसी ओर बढ़ेंगे जैसा मैं सुझाव और विचार देना चाहता हूँ। आगे देखते हैं, आपका उद्देश्य एक राष्ट्रीय भावना से संबंधित है। बाबा साहब कहते हैं कि आपका जो उद्देश्य है, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि राजनीति का आधार पे, राजनीति के आधार पे हम राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वराज चाहते हैं, समाज में जो हिंदू समाज विकृत हो रहा है उसको जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लगता है कि आपके अंदर तो राष्ट्रीय भावना है। लेकिन राष्ट्रीय भावना होने के बाद भी ऐसी कौन सी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं, जिससे आप विचार करने के लिए विवश नहीं हो पा रहे हैं? तो आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि जाति व्यवस्था मूल रूप से हिंदुओं की सड़ी गली व्यवस्था है। वो कहते हैं ऐसी बात कि अगर आप के अंदर आप बताते हैं राष्ट्रीय भावना, लेकिन जब राष्ट्रीय भावना से मैं जाति व्यवस्था की तरफ जब आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो जाति व्यवस्था आपने स्थापित किया है वो तो एक ऐसी सड़ी गली व्यवस्था के रूप में समस्याओं के हिंदुओं के सामने एक वातावरण गंदा महसूस करती है, ऐसा माहौल क्रिएट करती है जो भाई को भाई, समाज को समाज नहीं समझती है। जिस प्रकार से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इससे पीड़ित हैं, वो कहते हैं कि सब इससे पीड़ित हैं, इसीलिए आपको उन सभी को सहयोग मिलाने की आशा है जो छूत की बीमारी से दुख भोग रहे हैं। स्वराज यानी देश की आजादी से युद्ध के साथ पूरा राष्ट्र है, लेकिन जब राष्ट्र की आजादी आती है तो आप लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? इस पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। जब आपके अंदर राष्ट्र जैसी भावना अगर संलिप्त है,
आपके अंदर स्वराष्ट्रीय भावना निहित है, तो इस पर विचार करने की जरूरत है कि अगर आप स्वराज की भावना की बात करते हैं तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन जब राष्ट्रहित की बात होती है, राष्ट्रहित की जब बात करेंगे तो पता होता है क्या कि तो वर्टिकल व्यवस्था उसको आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो एक राष्ट्र भावना भी विकसित होगी, तो उस भावना में कितना आप उसके साथ हैं ये चीज समझने की आवश्यकता है। अब आगे देखते हैं कि इसमें अब पूरा कंक्लूजन जब निकलने के बाद इसकी निष्कर्ष निकलता है, ये पूरा भाषण बाबा साहब के पुस्तकों का स्वरूप धारण कर लेता है। तो इसके एवज में, इसके पक्ष में गांधी जी अपने जो हरिजन पत्रिका है, बेसिकली हरिजन तो मैं उसे पक्षकर नहीं हूँ, लेकिन बस ये है कि वो कहें तो उसके लिए हमको बोलना है कि हरिजन पत्रिका में वो लेख छापते हैं, उसके जवाब में देते हैं, तो गांधी जी के सवाल व डॉक्टर साहब जवाब के साथ ही देखते हैं। तो जैसे कि हेडिंग में अंकित है कि स्थिरतावादी बनाम परिवर्तनवादी। अब इसी से देख सकते हैं कि बाबा साहब और गांधी जी एंड कंपनी का जो विचार था उस पर हम देखते हैं कि इन लोग का मकसद क्या था, इनके दोनों में कैसा कंट्रोडक्टरी था, कैसा विरोधाभास था। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि गांधी जी क्या चाहते थे, हरिजन सेवा संघ की स्थापना करा रहे थे। अब बाबा साहब क्या कह रहे थे, एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात कर रहे थे, जाति का विनाश। अब सोचिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना क्या कर रहे थे, आप एक पैराडाइन क्या दे रहे थे, एक बाउंड्री वाल तैयार कर रहे थे कि देखो हरिजन सेवक संघ स्थापित कर दो, जितने शूद्र अतिशूद्र हैं इनको एक तालाब में मछली के भांति इनको जिंदा रखे रहो, इनकी जो बायोलॉजिकल नीड्स है अगर हम ऊपर के जो वर्ग हैं उनसे बचे तो इनको देते रहो। अब एक तो बाबा साहब क्या कहते नहीं, इसका इस बीमारी का इलाज है एनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। जब तक जाति का विनाश नहीं होता है तब तक ये संभव नहीं है कि हम एक धागे के साथ पिरो सकें। तो इसी आधार पे कहते हैं बाबा साहब का विचार और गांधी जी के विचार के बारे में आपको इससे निष्कर्ष निकालना चाहिए कि स्थिरतावादी और परिवर्तनवादी किस लिए इसको हेडिंग हमने दिया। तो गांधी जी कहते क्या है कि जाति व्यवस्था का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब अभी तक पूरी कहानी जो चली है वो देखेंगे, उसका निष्कर्ष वही निकलेगा कि जाति व्यवस्था का जो आधार था, जो चातुर्वर्ग व्यवस्था थी, कहाँ से आई थी, क्या संविधान अमेरिका के संविधान से आया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी गई थी। तो आया था तो धर्म से आधार पे, लेकिन उससे पीछे एकदम हटते हैं कि जाति व्यवस्था कोई धर्म से लेना देना नहीं है, तो अपनी बातों से पीछे उठ रहे हैं। और कहते हैं कि जाति एक रिवाज है जिसकी उत्पत्ति में मैं नहीं जानता और अपने आध्यात्मिक भूख में शांत करने के लिए जानने की जरूरत भी नहीं समझता। मतलब इनका कहना था जाति एक रिवाज है जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है, उस पर मैं अपने आध्यात्मिक भूख के लिए मतलब आध्यात्मिक से समझौता करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। जो चीजें हैं जैसी है वैसी बनी रहने दीजिए, उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। आगे कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का नियम हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने पुरखों के खानदानी पेशों को ही अपनाकर रोजी रोटी कमाना चाहिए। अब सोचिए इनकी किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था के प्रति इनकी जो मानसिकता थी, आप उसको समझिए। हो सकता है आप में सभी लोगों में कुछ गांधी जी एंड कंपनी उनके आइडियाल्स हो सकते हैं, लेकिन हमको गांधी जी के बारे में या बाबा साहब के बारे में कई पक्षों से विचार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज का जो वर्ग है एक समूह में, एक धागे में पिरोया जाएगा तभी एक समग्र राष्ट्र का निर्माण संभव है। तो देखिए गांधी जी कहते क्या है, वर्ण व्यवस्था का नियम हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने पुरखों के खानदानी पेशों को ही अपनाकर रोजी रोटी कमानी चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं इस संदर्भ में कि क्या किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्य को मजबूरी करने के लिए कोई पेशा पैतृक माना जा सकता है? क्या उसके अंदर योग्यता के आधार पे नहीं रखा जा सकता है? तो बांधना चाहते थे, उन्होंने पहले ही कह दिया कि एक बाउंड्री वाल सीमित कराना चाहते गांधी जी। अब बाबा साहब कहते हैं कि क्या किसी व्यक्ति को अपने पैतृक पेशा तब भी अवश्य करना चाहिए यदि उसकी योग्यता या क्षमता के अनुरूप नहीं हो। और फिर कहते हैं कि यदि हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है तो अपने पूर्वजों का ही पेशा के व्यक्ति का, अगर कोई दादा उसका वैश्या की वकालत करता है, उसकी दादी कोई देह व्यापार की बात करती है तो उसको भी करना चाहिए। तो इस जवाब पे बाबा साहब के कोई आगे गांधी जी का कोई जवाब नहीं आता है। बेसिकली गांधी जी जो खुद तो स्थिरतावादी की बात करते थे, पुरखों के जो खानदानी की बात करते, लेकिन खुद इनका जो पेशा था वैसे थे, बनिया थे, इनको तराजू का काम करना था। लेकिन क्या काम करने लगे, रजवाड़ों को दीवानी मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों का पेशा काम करते थे। सोचिए बैलिस्टिक चले गए, तो आपका पेशा था तो आप वैसे करते, तो आपका तराजू तौलना का काम था, व्यापार करना था, वो करना चाहिए था। तो आपने पूर्वजों को तो खंडन कर रहे थे।
तो इसीलिए जो हमारे आइडियल्स हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस बात का वकालत जरा भी नहीं करता है कि जो निष्पक्ष और निस्वार्थवान अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ ही नहीं पाता, अपने लिए तो कुछ, लेकिन सामाजिक जो व्यवस्था है उसके लिए कुछ अपनाना चाहता है। तो इसलिए जो विरोधाभास था बाबा साहब एंड गांधी एंड कंपनी के द्वारा ये था। और गांधी जी का अगला सवाल क्या कहते हैं, यह नियम हमारे अधिकारों को नहीं बल्कि हमारे कर्तव्यों को बतलाते हैं। अब आप सोचिए कि जो नियम, जो चतुर्थ व्यवस्था थी, तो क्या ये हमारे अधिकारों के नहीं बल्कि हमारे कर्तव्यों को बतलाते हैं। मतलब सूत्र जो है, अति सूत्र जो है कि तुम ऊपर के सभी लोगों की सेवा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा अधिकार है, यही तुम्हारे मूल्य हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? अगर इस धरती धरा पे कोई परम सत्ता है, कोई ईश्वर है, अगर आप लोग मानते हैं, तो अगर वो भी जानता होगा, सोचा होगा, देखेगा, तो उसको भी ऐसा लगेगा कि वाकई में इस तरीके से मैंने तो इंसान बनाया था, लेकिन जाके सब कीड़े कीड़े बन गए। वो एक मानव स्थापित करता है जो कि 206 हड्डी उसके पास भी जन्म के समय 300 और 9 महीने में वो भी पैदा होता है, 9 महीने में वो। लेकिन मेडिकल साइंस हमारी कहती है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा एक व्यक्ति की जन्म होता है और मृत्यु होती है। तो मेडिकल साइंस तो हमारी कहती है एक प्रक्रिया के द्वारा सब आप उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। 90 महीने में आपका भी गर्भधारण के बाद जन्म हुआ, उनका भी हुआ। तो आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि वो सेवा कर सकते हैं, आप उस पर राज कर सकते हैं? तो बाबा साहब इस तरीके से जवाब देते हैं। और गांधी जी और बाबा साहब का ऐसे ही विचार मकसद था। आगे देखते हैं। अब वर्तमान के प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए कि जाति प्रथा क्यों समाप्त किया जाए। ये स्वाभाविक है, सभी के दिलो दिमाग में ऐसे प्रश्न रेज होने चाहिए कि प्रश्न उठना चाहिए कि जाति प्रथा क्यों समाप्त किया जाए आदर्श समाज की स्थापना के लिए। अब आदर्श समाज क्या होता है? आदर्श समाज वो समाज होता है जिसके लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे भाईचारे का मूल्य स्थापित हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जिससे हमारा आदर्श समाज स्थापित हो। क्योंकि एक धागे से सभी को पिरोया जा सके, क्योंकि जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज के लिए स्थिर बना दिया है। जब स्थिर बना दिया है तो समाज के साथ एकीकरण में बाधा पैदा कर रहा है। इसलिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर एक आदर्श समाज की स्थापना होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि सफल राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, सफल राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, इसके पहले भी हमने बताया कि राष्ट्र का निर्माण कैसे संभव है। राष्ट्र का निर्माण और देश का निर्माण दोनों में अंतर है। राष्ट्र का निर्माण जब बात करते हैं तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे, व्यक्ति के आधार पे, व्यक्ति विशेष के आधार से थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करते हैं कि सभी एक ही छत के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, तब एक सफल राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। आगे देखते हैं कि विकासशील से विकसित देश। जब विकासशील जो हमारा देश है, जो भारत देश है, विकासशील से विकसित देश कैसे ले जाना है, अब इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वर्तमान में कितनी है। मुझे लगता है 1.5 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका कितनी है? 5 ट्रिलियन डॉलर है। और हमारी सरकारें कहती है कि 2024 तक हमें 5 ट्रिलियन डॉलर तक लक्ष्य रखा है। तो आप सोचिए, विचार करिए, तो क्या किसी एक व्यक्ति विशेष वर्ग के, समाज किसी एक विशेष वर्ग का ये जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है? समाज की जो पॉपुलेशन है तो सभी के द्वारा बन के स्थापित है समाज, पूरा देश है हमारा। तो किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को उपेक्षित करके क्या ये विकासशील से विकसित की ओर संभव कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं संभव कर सकते हम। इसके लिए हमें एक लक्ष्य की ओर, एक भाई भावना, भ्रातृत्व, भाईचारे के साथ काम करना होगा। सभी को जो उचित उसका प्रतिनिधित्व है, उसका जो उचित अधिकार है, जो उसकी उचित न्याय है, जो उसकी योग्यता के आधार पर उसको काम है, अगर वह मुहैया कराते हैं तभी हम विकासशील से विकसित देश होंगे। आगे देखते हैं जाति संघर्ष खत्म करने के लिए। आप देखते हैं कि इस समय जो जाति के आधार पर संघर्ष हो रहे हैं, कि जातियों के बीच में उन्माद फैल रहे हैं, एक जाति से दूसरे जाति पे संघर्ष हो रहा है। तो जब संघर्ष होता है तो क्या होता है कि अरे मान लीजिए कि अगर पटेल से यादव की झगड़ा होता है तो पता क्या होता है कि अरे पटेल तो बहुत खराब है, यादव को बहुत मारे हैं। यादव से अगर यादव मार खाते हैं पटेल के द्वारा तो कहते हैं बहुत खराब है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी तो और समस्या हो जाएगी। तो पता है क्या, वहाँ उस समय उनका एक विशेष वर्ग होता है, एक विशेष जाति के संदर्भ में बात करते रहते हैं कि अगर ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि वहां पे संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अभी संघर्ष के पीछे का जो एक षड्यंत्र है, जो एक आइडियोलॉजी है, उसको समझने की जरूरत है। तो इसके लिए देखेंगे जिम्मेदार कौन है। तो इसके जिम्मेदार के पक्ष में
सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष और साथ ही साथ समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है अपने निस्वार्थ भावना से ऊपर उठ के इनको आना होगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति का जो राष्ट्र उसका पर्सनल जो स्वरूप होता है अगर उससे ऊपर नहीं उठेगा तब तक ये संभव नहीं है। आगे देखते हैं कि जाति प्रथा खत्म करने में बाधाएं। जब ये बात आती है कि जाति प्रथा क्यों समाप्त किया जाए तो उसके बाद एक आती है कि बाधाएं भी तो कुछ आना स्वाभाविक है। तो बाधाएं कौन कौन सी आ सकती हैं? अब इसमें देखिए आप, जाति प्रथा खत्म करने में बाधाएं क्या है? धर्म व जाति के आधार पर राजनीति करना। आज के वर्तमान में आप देख लीजिए, धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पे किस तरीके से राजनीतिक मताधिकारों का प्रयोग हो जाता है, टिकट का बंटवारा होता है, आपसी संघर्ष उत्पन्न किया जाता है। बेसिकली जाति न तो सामाजिक पहचान है और न ही धार्मिक पहचान है। यह केवल वर्तमान में साजिश के तहत ये राजनीतिक पहचान के स्वरूप में इसको स्थापित कर दिया गया है। क्योंकि जब तक जाति को राजनीतिक एजेंडे से बाहर नहीं रखा जाएगा तब तक जाति प्रथा खत्म करने से बाधाएं उत्पन्न होगी, स्वाभाविक सी है। क्योंकि आज तथाकथित शासक जाति है, तथाकथित सत्ता पक्ष के लोग करते क्या है कि अशूद्र अतिशूद्र जैसे लोगों के यहाँ खाना, यानी जो इस समय कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे SC ST OBC का स्वरूप धारण कर चुके हैं, उनके यहाँ खाना खाना, उनके साथ रहना, उनको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना देना। अगर उन लोग को चाहते हैं, अगर इन लोग को खत्म कर देंगे तो इनकी माना स्थिति सुधरना शुरू हो जाएगी। जब सुधरना शुरू हो जाएगी तो हमारी जो षड्यंत्र नीति है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक भी हमारे जाति खत्म बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। आगे देखते हैं रोटी बेटी का संबंध का अभाव। बेसिकली आज जो रोटी बेटी का संबंध तो है, लेकिन किसके आर्थिक आधार पे हो रहा है? आर्थिक आधार पे हो रहा है, न कि सामाजिक और जाति के आधार पर। वो चाहते हैं कि जो वर्ग चाहे जिस भी जाति से है, चाहे जिस भी वर्ग से, अगर पैसे से धनाढ्य हो गया, पैसे से संपन्न हो गया, तो उस आधार पर सिर्फ रोटी बेटी का संबंध, यानी अंतर जाति विवाह करने के लिए लोग आतुर हैं। लेकिन अगर आप कहें सामाजिक स्तर से, तो वो जो थोड़ा से कमजोर वर्ग है उनके साथ तो वो चीजें नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं अब स्वार्थ हित, यानी कि परिवार विकास पर ही आधारित है, सामाजिक आधार के विकास की ओर अभी उन्मुख नहीं हुआ। अब एक अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम। अब आप लोग सोच रहे होंगे पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है यहाँ पे, जाति प्रथा खत्म करने कौन सी बाधाएं में उत्पन्न कर रहेगी? बेसिकली हम लोग देखते क्या है, हम लोग को बताया क्या जाता है, वो चाहे हमारा घर हो, हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, हमारा विद्यालय हो, हमारा विश्वविद्यालय हो, हमें बताया क्या जाता है कि आज की जो व्यवस्था थी, आज की तो व्यवस्था है नहीं, आप जन्म के लिए हो भाई। मोस्टली जहाँ भी जितने भी लोग यहाँ होंगे सब 85, 93, 91 के आसपास होंगे, 90 के दशक के आसपास के सभी लोग होंगे। तो जो वास्तविक हमारा इतिहास था, क्या उससे हम रूबरू हैं? या फिर क्या हमारे जो वास्तविक इतिहास थे, क्या हमारे घर में, हमारे परिवार में वो चीजें बताई जाती हैं? तो स्वाभाविक है वो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि आज वो पाठ्यक्रम हमको बताया ही नहीं जाता। जैसे मैं आपको बताऊं कि पाठ्यक्रम हमारा जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, क्या बेसिकली वही इतिहास सत्य है जिस प्रकार से 58 क्रांति में पढ़ाई जाती है कि मंगल पांडे ने बहुत बड़ी क्रांति की अंग्रेजों को परास्त करने में, लेकिन मीर जाफर उनके सहयोगी थे कि कोई नहीं जानता। इसके पहले भी कई लोगों ने सामाजिक सुधार के लिए अग्रसर थे, काम क्यों उसको वे, जैसे एक नाम मुझे इस समय दिमाग में नहीं आ रहा है, चलिए आता बताते हैं। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम भी होने चाहिए जो उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। इतिहास की वास्तविक समस्याएं थे, जब तक उनको नहीं समझेंगे। अब हमारे क्लास 5वीं की कक्षा में पढ़ाया जाता है कि अफ्रीका के रंग भेद में इतिहास पढ़ाया जाता है कि अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ कैसे वहां पे छुआछूत होता है। अब हमें पढ़ना है, भारत में पढ़ाया जाता है हमें अब दक्षिण अफ्रीका के। तो अब इस आइडियोलॉजी को समझिए, इस विचारधारा को हमें समझने की जरूरत है, जो आज हमारी समाज की समस्या, हमारे देश की समस्या है, उनको हमको बता ही नहीं जाता। तो जब तक जिस तरीके से आप एनालिसिस ऑफ कास्ट जैसे टॉपिक अब हमको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो क्या जितनी यूनिवर्सिटियां क्या वहाँ पढ़ाया जाता है? अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो बेटिंग ऑफ पिज़्ज़ा बाबा साहब की एक पुस्तक है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। तो देखिए आज यहाँ पे बात हो रही है, बाबा साहब की बात भारत में कर रहे हैं, लेकिन आज उनका अनुसरण कौन कर रहा है? कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय। और कोलंबिया विश्वविद्यालय इस बात की पक्षकर है कि बाबा साहब को वहाँ के जितने मोस्ट ज्ञानवर्धक थे, आज बाबा साहब को इंडिया लेवल नहीं, ज्ञान लेवल बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त है। उनको वहाँ के बहुत ही नॉलेज आइकान के रूप में देखा जाता है।
तो सोचिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, आज हमारे देश के अंदर इस तरीके से समस्याएं स्थापित है। इसको भी हमको समझने की जरूरत है। जब तक अपने समाज के बारे में, अपने इतिहास के जब तक वास्तविक बारे में नहीं समझेंगे, तो जो आज आपको बताया जाएगा एनालिसिस आपके कास्ट के संदर्भ में या किसी के संदर्भ में, तो आपको सिर्फ अतिशोक्ति लगेगी, आपको सिर्फ कल्पना लगेगा। लेकिन जब तक उसके बारे में हम नहीं समझेंगे तब तक ऐसा असंभव है। देखते हैं फिर प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल मीडिया। अब जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि जो चीजें हमारे तक जानकारी, हमारे बातों तक दूसरों के माध्यम से पहुंचाई जाती है, क्या वो सही है क्या गलत। आज समाज का एक बहुत बड़ा तबका सिर्फ एक विशेष वर्ग का, विशेष जाति का, विशेष धर्म का प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो संलिप्त है। तो हमारे द्वारा क्या वो चीजें हमारे तक पहुंचाएगी। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट वाक्य बता देता हूं कि अभी ओबीसी के संदर्भ में एक रिजर्वेशन के संबंध में या उनके अधिकारों की बात हो रही थी डिजिटल मीडिया पे, न्यूज पे। तो वहां पे जो उनके पक्षकार थे, पक्षकार में थे एक शुक्ला जी थे, एक द्विवेदी जी थे, एक चौबे जी थे और ऐसे लोग झा लोग थे। अब आप सोचिए कि समस्याएं किसकी है, इलाज कौन करवा रहा है। तो इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक वास्तविक समस्याएं वहां तक रेज नहीं होगी तब तक उसका समाधान उचित नहीं होगा। प्रिंट मीडिया की बात करें तो जो आज हम अपने न्यूज़पेपर के जो संपादकीय पढ़ते हैं, तो संपादकीय के जो आर्टिकल्स आते हैं, मैं मानता हूं बेसिकली कि वो समाज के सभी बौद्धिक वर्ग होते हैं, समाज की जो वास्तविक समस्याएं उसको रेज की जाती है, लेकिन उस समस्याओं में अपने जो विचार होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसको भी हमको तार्किक विचार करने की आवश्यकता है। क्या वो समस्याएं सामाजिक आधार पे है, क्या वो समस्याएं अगर करंट इवेंट की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे आर्टिकल जो आते हैं उसको भी समाहित करने की आवश्यकता है। संविधान की भावना की अवहेलना। अब बात करते हैं कि जब हम देखें कि अभी तक जो हमारा धर्म ग्रंथ था, जो हमारी व्यवस्था थी, ऐसे थे किसी एक विशेष वर्ग को, विशेष जाति को सिर्फ प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन जो हमारा संविधान आता है तो संविधान ही कहता है कि समाज की जो हायरार्की बनी हुई थी, जो एक टापू बना हुआ था, उसको वर्टिकल को एक हॉरिजॉन्टल स्वरूप प्रदान करना है। तो वहाँ संविधान की भावना के साथ भी अवहेलना होती है। हम कहते हैं कि संविधान का भी, आपको इसके लेटेस्ट में वाक्य बताता हूँ कि एक बिपिन पी बिट्टल हैं, ये IIT मद्रास में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे होते हैं। भले एक शूद्र अतिशूद्र जाति से बिलोंग करते हैं, उनको वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में नियुक्ति मिलती है, लेकिन तब से आज तक यानी 2 जुलाई 21 तक उनके साथ इस तरीके जाति के आधार पे भेदभाव किया जाता है, इतना उनका मानसिक शोषण होता है, प्रताड़ित किया जाता है कि वो वहां से इस्तीफा दे देते हैं। अब सोचिए, हम कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिवर्तन कर देगी, हमारे दिमागों में, हमारे मनस्थिति को, हमारे समाज में परिवर्तन कर देगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर जो संवेदनशीलता है उसको भी समझने की जरूरत है, उसको भी प्रकट करने की जरूरत है, उसको भी स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी ये संभव है। आगे देखते हैं जातिगत संगठन का उदय एवं आंदोलन। बेसिकली जाहिर सी बात है, अभी जिसमें विपिन पी बिट्टल जी की बात कर रहा हूँ, अगर जिस भी समुदाय से, जिस भी जाति से आते हैं, अगर उस जाति में अपने जाने के बाद इस तरीके से समस्याएं रेज करते हैं, बताते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उस जाति का जो एक संगठन का स्वरूप धारण करेगा, जो भी हमारे जाति प्रथा खत्म करने में बाधक हो, तो ये भी हमारे लिए समस्या खड़ी करेगी। तो सारी समस्या कहीं न कहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। ये हमारे संदर्भ ग्रंथ सूची। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन, अभिनंदन आप सभी को। पिछले 7-8 दिनों से आपने बहुत ही धैर्य पूर्वक हम सुना। फीडबैक पे आ जाओ भाई, जल्दी से फीडबैक ले लेते हैं आज। फीडबैक ले लो। जी सर। हाँ बोलो सर, इन चारों लोगों में अगर टीम टीचिंग की भावना अगर देखी जाए तो काफी अच्छी बनी रही, और जब से ऑनलाइन क्लासेस देखा जा रहा है, मेल और फीमेल के बीच में जो टीम टीचिंग की भावना है काफी ज्यादा गड़बड़ देखी गई। वो भावना इन लोग चारों बच्चों में काफी, चारों टीचरों में काफी अच्छा मैंने देखा है। और टीचिंग स्किल की अगर बात करें तो वॉइस लगभग सभी की क्लियर थी, एक्सप्लेनेशन भी सबका बहुत अच्छा था, लेकिन फर्स्ट डे और सेकंड डे अगर मैडम का देखा जाए तो हल्की हल्की उनकी वॉइस में थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही थी। किसकी मैडम का जी। और दीक्षा मैडम ने भी, एक तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी, लेकिन हिंदी में भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया, और मैंने उम्मीद नहीं की थी
उसके बावजूद भी उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन का काफी अच्छा रहा। बस थोड़ी सी कमियां ये महसूस हुई कि जो संविधान इन्होंने पढ़ाया था वो मूल संविधान और वर्तमान के संविधान में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये बेसिक चीजें थोड़ा सा इनको बता देना चाहिए था कि मतलब जैसे मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट्स और शेड्यूल थे, वर्तमान में कितने, ये चीजें इन्होंने नहीं बताया था। थोड़ा सा यही एक कमी महसूस हुई। और बाकी तो इन दोनों टीचरों में हमें कोई कमियां नहीं दिखी। इंदेश और संजय में, संजय सर का थोड़ा सा हल्का सा ही महसूस हुआ, बीच बीच में इनकी कुछ वॉइस कुछ स्पीच टाइप में लग रही थी, मतलब लेक्चर से हटकर वो स्पीच जैसी महसूस हुई। और बताओ। और यस सर, मैं अमित। हाँ अमित। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि शशि मैम ने जैसा प्रेजेंटेशन किया, वैसे क्लास तो 50 मिनट का होता है, बिकॉज अपना क्लास जो है तो 10 से लेकर के 11:20 तक, मीन्स 1.5 घंटे या प्लस का हो जा रहा है। तो इन सभी लोगों ने मतलब कि काफी टाइम तक पढ़ाने का जो क्षमता है इसको दिखलाया है। बिल्कुल। और हाँ, काफी बेहतर किया है। और एग्जाम्पल इन लोगों ने इतना ज्यादा दिया है कि हमको लगा कि ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम भी, मतलब जो कास्ट के प्रति जो एग्जाम्पल था वर्तमान समय से ले लेकर के, उदाहरण ले लेकर के, दीक्षा मैम भी ज्यादातर एग्जाम्पल दी है कि देखिए बरेली में यहाँ हुआ, यहाँ मतलब अमुक जगह का उदाहरण उन्होंने काफी ज्यादा दिया। संजय सर भी दिए कि ये हो रहा है। इंद्रेश सर का थोड़ा था कि लग रहा था कि सर मतलब एक कक्षा में नहीं पढ़ा करके वो पब्लिक पैलेस पे मतलब भाषण टाइप का थोड़ा सा हमको लग रहा है, लेकिन इन लोगों ने काफी बेहतर एक्सप्लेन किया है और ये काफी बेहतर रहा है। और बताइए। और फिर सर राजेश। हाँ जी, मेरा कहना सर, सारे ग्रुप के लोग मतलब जो भी थे सभी लोगों ने अच्छा अपने अपने स्तर पर इस टॉपिक को पढ़ाने में बहुत अच्छे से मतलब अपना अपना दायित्वों का पालन किया सर, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सभी के लिए मैं कहता हूँ सर। और बताइए। और फीडबैक। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, अभिषेक। गुड मॉर्निंग। जैसा कि बात करें सर्वप्रथम शशि मैम ने पढ़ाया और शुरुआती दौर था, क्योंकि जो टॉपिक की आधारशिला होती है सबसे पहले उन्होंने पढ़ाने का प्रयास किया और मुझे लगता है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया और चीज़ों को एकदम से निकाल के जो चीज़ें होनी चाहिए थी टॉपिक में एकदम से सीक्वेंशियल। थोड़ा सा शुरुआती में लगा कि डर रही या फिर कुछ ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर बाद में बहुत अच्छे से हैंडल करके टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया। इसके बाद में दीक्षा मैम ने जो पढ़ाने का प्रयास किया वो पढ़ा रही थी बहुत अच्छे से, लेकिन हाँ जैसा कि अमित ने पीछे बताया कि कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े ज़्यादा हो गए थे, उसमें मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया था कि काफ़ी एग्जाम्पल्स हो गए, थोड़ा कम भी होता तो चलता, लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वो बहुत ठीक था, एकदम से वॉइस क्लियर थी, कायदे से बताने की चीज़ों का जो तरीका होता है बहुत अच्छा था। दूसरा जो इंद्रेश सर ने पढ़ाया तो मुझे शुरुआत में ऐसा लगा कि ओनली वन रीड आउट, जैसे भाषण टाइप का, या तो इंद्रेश का मुझे लगता है कि शुरुआत में घबरा गए कि मैं बोल रहा हूँ क्या पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ। इसके बाद में जो संजय सर ने पढ़ाया अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की शुरुआत में भी, लेकिन इसमें भी सर अभी कई सारी चीज़ें हैं जो रियल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी निकल के आ सकती थी, उनको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए था। संजय सर के लिए मेरा फीडबैक। ओके सर। और बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं शशि के लिए बोलना चाहूँगा कि शशि का जो फर्स्ट डे प्रेजेंटेशन था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एजुकेशन या और इससे पहले इसने वैल्यू एजुकेशन का प्रेजेंटेशन किया था, वो बहुत बेहतरीन था। उसके अकॉर्डिंग तो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, फिर भी सेकेंड डे से अच्छा परफॉर्मेंस था। और जो बहुत अच्छी स्किल इनकी है ये है सर कि जो एग्जाम्पल देते हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड, तो हम सभी लोगों को चाहिए कि हमें ऐसे ही एग्जाम्पल देने चाहिए जो डेली लाइफ से रिलेटेड हो, उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद दीक्षा की बात करते हैं सर, तो दीक्षा का सर जो मीडियम वाला था वो थोड़ा सा उसके लिए दिक्कत था, हमें ऐसा लगता है। अगर वो उससे इंग्लिश में करा हो तो ज्यादा अच्छा होता। और जैसे ही इन्होंने वो पीडीएफ ओपन करी और अंदर का बताने लगी, हमें तो लगा कि सारा कुछ डिस्क्राइब करने वाले हैं क्या है, आप बहुत लंबा जाता, फिर आपने भी मना किया सर, तो वहाँ पे कंट्रोल होगा सब कुछ।
और एग्जाम्पल भी सही थे बट थोड़ा ज़्यादा हो रहे थे। बाकी इंद्रेश और संजय जी के लिए तो अभिषेक ने बता ही दिया है। और बताइए। सर मैं क्रम से बताती हूँ। तो शशि मैम का जो था शुरू में हेजिटेशन सा लग रहा था, फिर जैसा कि ये सभी लोगों ने बताया, फिर धीमे धीमे थोड़ा सा सुधार होता गया और सुधार बढ़िया ढंग से बढ़ता गया। और इसी तरह से क्या कहते हैं, नेक्स्ट कैंडिडेट जो हैं उनका भी यही था। लेकिन जो सब लोगों ने कहा, उदाहरण की भी बात थी। एक बात सर मुख्य थी कि इन दोनों ने जो टॉपिक था उसकी जो एक होता है इंट्रोडक्शन टाइप का जो पार्ट होता है, जो किन दोनों ने? सर शशि ने और दीक्षा ने। तो सर जैसा कि आपने मुझे पहले से दिशा निर्देश दिया था, उसका प्रभाव इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ा। और अगर आपने शायद दिशा निर्देश इन लोगों को बीच में ना दिया होता तो फिर यही हाल उन लोगों के भी साथ होता कि इंट्रोडक्शन और भूमिका बनाते बनाते बहुत ज्यादा समय लॉस हो जाता और मेन टॉपिक पे ना आते। और इंद्रेश सर का ये है कि सर उनका तो पहले दिन तो सीधे सीधे जैसे सब लोग कह रहे हैं माइक पे खड़े होकर भाषण देने जैसा एकदम सा वो था टोन। जैसा कि एक क्लास में थोड़ा अजीब सा लगता है। और मैटर तैयार था, अच्छा था। ये वो मेरे सामने पढ़ा रहे थे सर, इसलिए मैं सीधे कह सकती हूँ कि वो देख कर नहीं पढ़ा रहे थे। तो यस सर। और सर संजय सर का भी थोड़ा सा ये था कि एग्रेसिव जैसे लगता था कि जात प्रथा ठीक है बेकार है, हर चीज बेकार है। जैसे कि सर एक टीचर को थोड़ा सा नॉर्मल होकर बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे, इस तरह से उनकी टोन बोल रही थी सर यही। और सब बिल्कुल सही था, स्लाइड राइट सब इनकी अच्छी थी। थैंक यू सर। और बताइए। और किसी का कोई फीडबैक इन लोगों के लिए? यस सर, लक्ष्मी। हाँ जी लक्ष्मी जी बताइए। सर बाकी फीडबैक तो हमारे साथियों ने दे दिया है, लेकिन हम दीक्षा मैम के लिए और शशि मैम के लिए बोलना चाहेंगे कि जब बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी दलित शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, तो इन्होंने किसी भी हर जगह पे इन दोनों लोगों ने दलित शब्द का ही प्रयोग किया है, जो अनुचित था, वैधानिक नहीं है। और बताइए। किसी का कोई फीडबैक? चलो अब मेरी बारी है। पहली चीज तो मैंने कहा कि यदि हम इन विषयों पर थोड़ा टू द पॉइंट नहीं चलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो जो शुरुआत का था वो थोड़ा सा ज्यादा हुआ, क्योंकि हमारा फोकस जो एरिया है, सब्जेक्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरी चीज ये थी कि शशि शुरुआत में थोड़ी सी लगी, लेकिन फिर उसने इम्प्रूव किया। और मेरे ख्याल से धर्मेंद्र ने इस बात को कहा था या किसी दूसरे ने कि तकरीबन हमारी जो क्लास हो रही है वो हो रही है, कितनी हो रही है भाई? 10 से 11 और तकरीबन 1.25 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास हो रही है। और स्टूडेंट के लिए 1 घंटा 20 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट भी मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास जो है वो बड़ी बात है, अच्छी बात है और बड़ी बात है। लेकिन तो जो आप लोगों में एक क्षमताएं विकसित हो चुकी हैं कि आप 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे क्लास ले सकते हैं, वो तो गजब है, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। तो शशि शुरुआत में जरूर थोड़ी सी लगी, लेकिन थोड़ा सा फिर इम्प्रूव उसने किया। दूसरा दीक्षा का, तो दीक्षा ने भी अच्छे से चीजों को पकड़ा, और इसका मतलब आप दीक्षा की जो कैपेसिटीज हैं उनको अच्छे से जानते हैं कि वो इंग्लिश में ज्यादा बेहतर कर सकती है, तो वो चीज आपको लगी। लेकिन मुझे उसका भी प्रेजेंटेशन ठीक लगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब जब ज्यादा हुआ तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा टोका, मैंने कहा भाई कितना है ये। जब इंद्रेश की बात आ रही है तो मुझे इंद्रेश ऐसा नहीं लगा कि वो भाषण दे रहा है, क्योंकि इस किताब के यदि कंटेंट को देखो तो वो कंटेंट इस तरह का ही है, लेकिन
इस कंटेंट के बैकग्राउंड, इस किताब की जो बैकग्राउंड कैसे डेवलप हुई, उस पर जितना फोकस इंद्रेश को करना चाहिए था वो उतना नहीं किया। मतलब बैकग्राउंड कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों इस किताब की शुरुआत हुई, और वो एक भाषण, उसने कहा जरूर कि भाषण जो कभी दिया नहीं जा सका, वो शुरुआत तो हुई, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जाति पाति तोड़क मंडल ने जिस इस अध्यक्षीय भाषण के लिए उनको कांटेक्ट किया था, और तकरीबन इसको तैयार करने में उन्हें 120 दिन के आसपास भी लगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रिसर्च ओरिएंटेड विजन था डॉक्टर अंबेडकर का, कि एक भाषण देना है तो खाली ऐसे ही नहीं देते, बल्कि हम उस पर भी एक रिसर्च करने के बाद उस भाषण को देंगे। तो वहाँ थोड़ा सा वो चीजें रही, लेकिन क्योंकि कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में आज हम 2021 में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो संजय है, संजय ने चीजों को रखा, और कंक्लूजन जितना मतलब अटैकिंग हो सकता था वो लाने की कोशिश संजय ने की, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है हमें। अब उसमें हमको अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हमारी मान्यताएं ऐसी हैं। लेकिन हम इसमें कोई जब कंटेंट इस तरह का है और हम कास्ट ब्रेक की बात कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को हमें उठाना पड़ेगा कि जो कास्ट को संरक्षण देती हैं, और वो कौन सी मनोवृत्ति होती हैं जो जाति को संरक्षण देती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं हमें होना चाहिए कि बहुत बुराई है, ये है, वो है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन एक पक्ष जो मुझे लगता है कि, और मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया है, कि हमें एक एकेडमिक्स की तरह बात करनी चाहिए। वी आर साइंटिस्ट, हम एकदम मतलब शोध करता है, और शोध करता है तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी महान पुरुष के उसमें, चाहे वो महात्मा गांधी हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, ज्योतिबा फूले हो, तो हमें एक एकेडमिक्स के व्यू पॉइंट से सोचना चाहिए। तो उनके लिए जो हमारे वैसे शब्द होते हैं ना, बापूजी, राष्ट्रपिता, एकेडमिक फोरम्स पर उनको अवॉइड करना चाहिए, और इसी तरीके से बाबा साहब भी शब्द नहीं यूज करना चाहिए एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर अम्बेडकर, ये एकेडमिक्स में शब्दों को जो यूज करने की जो तरीका होता है, वो तरीका होना चाहिए। यदि हम इस तरह से बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि फिर हम किसी विषय को इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हम उस विषय को लॉजिकली सोच रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, बड़ा मजेदार उदाहरण है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर के जो बुद्ध हैं, बुद्ध को गुरु माना डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुझे बुद्ध की मूर्ति भी वो पसंद नहीं है जो ध्यानमग्न मूर्ति है, एक जगह बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, बल्कि वो मूर्ति मुझे पसंद है जिसमें बुद्ध लगातार चल रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। अब ये जो उपदेश है, ये किस लिए है? ये सुधार के लिए है, समाज सुधार के लिए, समाज परिवर्तन के लिए है। तो ये क्या है, ये परसेप्शन है कि किस आदमी को हमारे व्यक्तित्व की कौन सी चीज पसंद है और वो क्यों पसंद है, ये चीज है। दूसरी चीज, जब बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर जब बुद्ध पर किताब लिखते हैं, तो वो लिखते हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर तो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर्स इस किताब को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो वो लिखते हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म। आप अंदाजा लगा लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर के लिए वहां भगवान नहीं यूज कर रहे हैं, बुद्धा एंड हिज धम्मा यूज कर रहे हैं। लेकिन बाद के जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो ये जो ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन एकेडमिक्स, यदि मैं एक बुद्धिस्ट हूँ तो मेरे लिए एक ये आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन यदि मैं प्रोफेस कर रहा हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ, मैं एक एकेडमिक ओरिएंटेशन इस पर कर रहा हूँ, तो फिर मैं तो उसमें क्वेश्चन करूंगा ना कि जब वो बुद्धा एंड हिज धम्मा था, तो यहाँ भी वो बुद्ध और उनका धम्म ही होना चाहिए था। तो हमारे जो हमारे एकेडमिक्स के लोग हैं, स्पेशली एमएड के जो लोग हैं, उन एमएड के लोगों को
इस तरह की जो बातें हैं उन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि वो बातें ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो भी फिर आस्था का शिकार हो जाएंगे, और आस्था का शिकार हो गए तो फिर तो सारी ही बात गड़बड़ा जाएगी। फिर तो डॉक्टर अंबेडकर का जहां से जो मूवमेंट शुरू हुआ या जिस तरफ वो ले जाना चाह रहे थे लोगों को, पता चला वो अपनी सब जगह से घुमा के ले आए, लेकिन अपने आप पास आकर ही पता चला लोग शिकार हो जाएंगे। तो एकेडमिक्स को बहुत हिफाजत से, इसीलिए जो शोध है, रिसर्च है, जो रिसर्चर होता है उसका कोई जाति धर्म नहीं होता। इसी तरीके से जब हम एमएड के स्टूडेंट्स हैं तो एमएड के स्टूडेंट्स और टीचर्स को तैयार करना चाहते हैं हम, तो हमारा कोई जाति लिंग धर्म नहीं है। यदि हम इस तरह से कर सकते हैं तो चीजों को हम उठा पाएंगे अच्छे से। तभी हम एक जो टीचर है जे एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज जो है वो एक उसका स्रोत बन सकता है, स्रोत बन सकता है। लेकिन यदि वो शिकार हो गया इन सारी चीजों का तो फिर वो जो स्रोत जिस तरह का बनना चाहिए वो स्रोत नहीं बन सकता। ठीक है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को देखना है, और मुझे लगता है कि टाइम हो गया। दीपक जी की वो होगी ना क्लास? यस सर। हाँ, तो देश दीपक जी की क्लास को फिर आप अटेंड करिए, और बाकी डिस्कशन को कल करेंगे। कल ही कुछ और चीजों को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है? यस सर। ओके ओके सर। बाकी आप 4 लोग भी मेरे से सवाल कर सकते हो जो मैंने फीडबैक आपको दिए हैं, उन फीडबैक की लाइट में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कल। ठीक है? जी सर जी। ओके, थैंक यू।